वालेकुम। अच्छा जी, जो आज हम सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं सर्जरी का, बिल्कुल स्टार्ट से ऑर्थोपेडिक सर्जरी का जो बुक फॉलो करेंगे वो अब्दुल वहाब डोगर है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले उन्होंने चैप्टर दिया है वो जनरल प्रिंसिपल है, मतलब कि इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, फ्रैक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं, क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी हम इसमें सर्जरी परफॉर्म करते हैं, वो सारा आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसने यहाँ पे लिखा हुआ फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये सारी डेफिनेशन है, ये आपको एक दफ़ा खुद भी रीड आउट करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा दूँ, समझ आ जाएगी, लेकिन एक दफ़ा आपने इसको खुद ज़रूर रीड करना है और आपने इसको याद करना है। फ्रैक्चर क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है ना, बोन की कॉन्टीन्यूटी ख़राब हो जाए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ बोन, इसकी यहाँ से कॉन्टीन्यूटी ख़राब हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है व्हाट इज़ डिसलोकेशन। डिसलोकेशन ये होता है कि डिसरप्शन हो जाना एक दो बोन्स की आपस में, इन्हीं को ही देखें टूट के ये डिसलोकेट हो जाए ना, इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन। ठीक है, आपने बस इसमें क्या ये याद रखना है कि उसकी कंटिन्यूटी बोन की क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, इसको फ्रैक्चर बोलते हैं। और कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो जाए नॉर्मल रिलेशनशिप दो जॉइंट के दरमियान में, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी डिसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, मोस्ट लाइकली अगर ह्यूमरस डिसलोकेट होती है ना तो वो इंटीरियरली जाती है, किसके स्कैपुला के जाती है। बस आपने इसमें ये याद रखना जो उसने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताई हुई है। ठीक है, उसने बाद में कहा जी डिस्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि दो जॉइंट जो सरफेस होती है ना वो आपस में सेपरेट हो जाए, लेकिन उसके जो लिगामेंट नीचे टेंडन है वो डैमेज अभी ना हो, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, दो जॉइंट आपस में सेपरेट हो जाए। अब सबलैक्सेशन क्या होती है कि पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, अगर एक पेशेंट है वो गिरा, उसका जॉइंट डिसलोकेट कर गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सबलैक्सेशन बोलते हैं। थर्ड बात, फोर्थ बात, इसने यहाँ पे क्या लिखी हुई है, स्प्रेन क्या होता है। स्प्रेन आपने नॉर्मल अपनी लाइफ में भी ये वर्ड सुना होगा। स्प्रेन का मतलब ये होता है कि टेम्परेरी सबलैक्सेशन ऑफ जॉइंट। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए उसका जॉइंट डिसलोकेट हुआ है, बाद में उसको उसके डॉक्टर के पास गया है या खुद ही वो मतलब कि उसने जॉइंट अपना खींचा, थोड़ा सा बाहर की तरफ ट्रैक्शन दी है, जॉइंट अपनी नॉर्मल पोजीशन पर चला गया, इसको क्या कहते हैं, हम स्प्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन ये होता है कि आपके टीयर आ जाए मसल में, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, एक होती है वेल्गुस, एक होती है वेरूस। वेल्गुस ये होता है कि आपके डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब आपकी मिड लाइन से क्या हो जाए, दूर हो जाए, डिफॉर्मिटी उसमें आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, वेल्गस बोलते हैं। वेरूस ये होता है कि आपके टुवर्ड द मिड लाइन इशू हो। देखें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखें इशू यहाँ पे है, यहाँ से इनकी टांगे अवे है, डिस्टली इफेक्टेड है, लेकिन इनकी क्या है, डिस्टली इफेक्टेड नहीं है इस पेशेंट के अंदर। ये देखें ना, इसकी यहाँ पे डिस्टली इफेक्टेड नहीं है, क्या है, मीडियली इफेक्टेड है, इसकी अंदर की तरफ टांग ज़्यादा, मिड लाइन की तरफ इसकी क्या है, टांगे ज़्यादा। ऊपर इशू है, नीचे इशू नहीं है, नीचे से बिल्कुल ये देखें आगे जुड़ रही है, इसके नीचे इशू है, ऊपर बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, समझ में आगे, इसको क्या कहते हैं, वेल्गुस। वन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब और डिफॉर्मिटीज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अगर टुवर्ड द मिड लाइन हो तो वो क्या होगा, वेरूस बोलते हैं। वेल्गुस का जो दूसरा नाम होता है उसको हम नॉकनीज बोलते हैं, और जो वेरम का दूसरा नाम होता है इसको बॉल एग्स बोलते हैं। बॉल एग्स मोस्ट लाइकली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है किसके अंदर देखते हैं, किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी के अंदर देखना है, तो आपने बताना जी विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर हम क्या देखते हैं, जीनू वेरुम बॉल एग्स देखते हैं। आपने बस इसमें ये इंपॉर्टेंट बात बताना है। और जीनू यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ ये नी ज्वाइंट के लिए इसका लैटिन वर्ड है। फिर उसके बाद कैवस क्या होता है कि एक्सेसिव हाइट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट। देखें मतलब कि उसने बोला है कि ये एक फुट आ रहा है, इसकी आर्च नॉर्मल से ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा इसकी आर्च, इसको हम क्या बोलते हैं, कैवुस बोलते हैं। ये एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट इज कैवुस, तो आपने बताना है कि जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल आर्च है ना, आर्च उसकी एडी है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैवुस बोलते हैं। इसी की मतलब कि इसको थोड़ा सा ऑल्टरनेट करें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की आर्च ऊंची ना हो, बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे लगे, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट फुट। वो आगे जाके हम डिजीज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर उसने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ कि काइफोसिस क्या होता है, लोडोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस क्या होता है। काइफोसिस बेसिकली पता क्या होता है कि आपकी फॉरवर्ड फ्लेक्शन हो जाना, मतलब कि आपको मैं ये एक बात बताता हूँ कि जो बंदा जिसकी सर्वाइकल स्पाइन से वो जो झुक जाता है ना, जिसका मतलब जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कुब पड़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, काइफोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर उस पेशेंट के अंदर लॉर्डोसिस हो, तो लॉर्डोसिस वाले पेशेंट के अंदर ना वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, उसकी जो चेस्ट होती है ना वो ऐसे बाहर की तरफ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉर्डोसिस बोलते हैं। एक्सटेंशन ज़्यादा होती है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, बस आपने इसमें ये बात याद रखनी है। और क्या करना है,
स्कोलियोसिस को याद रखना, स्कोलियोसिस में तो आपकी ना बेसिकली वो होती ही पीछे से वर्टिब्रा ऐसे टेढ़ा होता है, जिससे हम टोटली टेढ़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है जो आपने याद रखता है। अब बात करते हैं जी एनाटॉमी ऑफ द लॉन्ग बोन। फॉर एग्जांपल दिस इज बोन समझाने के लिए, जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा इसको हम क्या कहते हैं, एपिफिसिस बोलते हैं। इसके बिल्कुल नीचे ये होती है ग्रोथ प्लेट, जहाँ से हमारी क्या होती है, बोन की ग्रोथ होती है। ये आपने याद रखनी, इसका काफ़ी ज़्यादा आगे रोल है। इसके बिल्कुल नीचे होती है जी बच्चों मेटाफिसिस होती है। मेटाफिसिस के जो बिल्कुल ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, डायफिसिस होती है। अगेन इसका ये बोन का आगे स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपने बच्चों एक एपिफिसिस वाला पॉइंट याद रखना है, क्या कौन सा रखना, ग्रोथ प्लेट वाला आपने याद रखना है बस। एनाटॉमी ऑफ द लॉन्ग बोन में सिर्फ उसने ये बातें इंपॉर्टेंट बताई हुई हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में सबसे पहले उसने बोला है कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है। ये होता है कि राइट एंगल फ्रैक्चर हो जाए ना, राइट एंगल फ्रैक्चर। ये आप गूगल पे जाके फोटो सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा जी ट्रांसफर फ्रैक्चर किस तरह का होता है। शायद उसने यहाँ पे नीचे दिखाया भी, देखें ये देखें, इसको हम कहते हैं जी ट्रांसफर फ्रैक्चर। ये आपने इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। ट्रांसफर फ्रैक्चर का भी केस मोस्टली हमारे पास क्लिनिकली रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दूसरा उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर क्या होता है। बच्चों ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर आपने इस तरह याद रखना है कि ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में ये होता है कि आपकी ना बोन टूट के बेंड हो गई है। दिस इज नोन एज ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ये एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, ये आपने बताना है। ये मोस्ट लाइकली किस में होता है, जिनकी बोन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना, ये उनमें होता है। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू है, ये भी आपने याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर का ये होगा बोन टूट के ट्विस्ट कर गया ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर है बटरफ्लाई फ्रैक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर। बटरफ्लाई में ना ऐसे वेज शेप फ्रैक्चर बन जाता है, इस तरह का फ्रैक्चर। ये बोन आई, ये टूट के ऐसी होगी, फिर ये ऐसी दी होगी। दिस इज नोन एज द बटरफ्लाई फ्रैक्चर बोलते हैं। वेज शेप का फ्रैक्चर होता है इसमें। लॉन्ग बोन में मोस्ट लाइकली होता है, और शाफ्ट ऑफ द बोन इसमें ज़्यादा इफेक्टेड होती है। दिस इज मोर देन इनफ। कम्युनेटेड फ्रैक्चर, मल्टीपल टाइम रिपीटेडली क्वेश्चन व्हाट इज कम्युनेटेड फ्रैक्चर। आपकी बोन 2 या 3 हिस्सों में टूट जाए, 3 से ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाए, दिस इज नोन एज कम्युनेटेड फ्रैक्चर। यह आपने बच्चों याद रखना है कि 2 से 3 जगह से जब एक बोन टूटती है उसको भी कम्युनेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। आरटीए के पेशेंट में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट में 2 से 3 बोन्स लहदा टूट गई हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कम्युनेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या होती है, देखें फॉर एग्जांपल 2 वर्टिब्रा हैं, फॉर ये वर्टिब्रा है और ये वर्टिब्रा है। ठीक है, इसके दरमियान में जो बोन होगी वो कंप्रेस कर देगी, जो इसमें डिस्क होगी वो कंप्रेस कर देगी, दिस इज नोन एज कंप्रेशन फ्रैक्चर। मतलब कंप्रेस करने की वजह से इंटरवर्टिबुलर डिस्क जो होती है ना, वो इसमें कंप्रेस कर देती है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये आपने इसमें बात याद रखनी है, और ये आपने याद रखनी कि ये बच्चों में कॉमन होता है, मोस्ट लाइकली सीन इन द चिल्ड्रन एंड डायबिटिक पेशेंट। एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा ऐसे देता है कि चिल्ड्रन और डायबिटिक पेशेंट के अंदर कौन सा फ्रैक्चर कॉमन है, तो यू हैव टू गो विद द कंप्रेशन फ्रैक्चर। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में ये होता है कि बच्चों इस फ्रैक्चर के अंदर पता क्या होता है, किसी न किसी ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर हो रहा है। अब ट्रॉमा डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, आरटीए वाले पेशेंट में भी हो सकता है, फिर उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, और किसके अंदर हो सकता है, ये हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा बोन टूटती हैं, हाइपोपैराथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा बोन टूटती हैं, और डायबिटिक पेशेंट के अंदर जिनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। ये सारे आपने इसकी कॉजेज में लिखने हैं कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या क्या होता है। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर। क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर में ये होता है कि आपकी बोन ब्रेक हुई, लेकिन जो बाहर वाली स्किन है ना, बोन के ऊपर जो स्किन है वो भी डैमेज नहीं हुई, दिस इज नोन एज क्लोज फ्रैक्चर। ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर ये होता है कि आपकी बोन टूटी और जो स्किन है वो भी एक्सपोज कर गई, दिस इज नोन एज ओपन फ्रैक्चर। और मोस्ट लाइकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से गैंग्रीन भी हो सकता है उस पेशेंट के अंदर, इसीलिए टेटनस लगवाना ज़रूरी है। ये देखें वर्टिब्रा कंप्रेशन फ्रैक्चर उसने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ, ये वाली बोन आपने बच्चों ये याद रखनी है। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट, सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन। इसकी ना 4 से 5 इंपॉर्टेंट टाइप होती हैं। टाइप 1 में ये होता है कि आपकी जो ग्रोथ फेस है ना, उसमें क्या हो जाता है, वाइडनिंग आ जाती है। बोन की ग्रोथ फेज मैंने जो आपको बताई थी ना कि सबसे ऊपर क्या होता है, एपिफिसिस होता है, उसके नीचे क्या होता है, ग्रोथ प्लेट होती है। ग्रोथ प्लेट की क्या हो जाए, ज़्यादा वाइडनिंग हो जाए, वो फंक्शन छोड़ जाती है, इसको कहते हैं जी टाइप 1 सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन, ग्रोथ प्लेट इंजरी। ठीक है, टाइप 2 वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, इसकी मेटाफेसिस
और फाइसिस। मैंने आपको पीछे बोन की जो एनाटॉमी बताई थी ना, ये देखें यहाँ पे, अगर उसकी ये मेटाफेसिस और एपीफेसिस इन्वॉल्व हो गया, ये डैमेज हो गया, इसको कहते हैं टाइप 2 सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ प्लेट इंजरी। ठीक है, टाइप 3 के अंदर क्या होता है कि बच्चों आपने हमेशा याद रखना है कि इसमें एपीफिसिस और फाइसिस इन्वॉल्व होती है, मेटाफिसिस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, मोस्ट लाइकली आर्टिकुलर कार्टिलेज वाले पेशेंट के अंदर होती है और इसके अंदर ग्रोथ रुकने के भी चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। टाइप 4 वाले फ्रैक्चर के अंदर आपके बच्चों तीनों ही पार्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, फाइसिस भी गया, मेटाफिसिस भी गया और एपीफिसिस भी गया। ठीक है, दिस इज नोन एज टाइप 4 ग्रोथ प्लेट इंजरी। टाइप 5 वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि ऑल हर चीज़ बोन सारी की सारी क्या करेगी, क्रश करेगी। दिस इज नोन एज टाइप 5 सॉल्टर हारिस क्लासिफिकेशन। नीचे उसने निमोनिक्स दिया हुआ, ये आप बच्चों याद कर लेना, बात सिर्फ वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इसको एक दफ़ा आपने क्या करना है, रीड आउट कर लेना। अब बात करते हैं फ्रैक्चर की कॉजेज क्या हो सकती हैं। बच्चों देखें यहाँ पे तो सिर्फ दे जस्ट मेंशन द 2 to 3 कॉजेज, बट वी हैव टू डिस्कस मोर देन 2 to 3। लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइपोपैराथोराइडिज्म ऑल्सो कैन लीड टू द बोन फ्रैक्चर। हाइपोपैराथोराइडिज्म की मैं अब इसमें पैथोलॉजी में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर, पैराथोराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर किस तरह फ्रैक्चर हो सकता है। देखें, हाइपोपैराथोराइडिज्म वाले के पेशेंट के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करता है। जब बोन को कैल्शियम नहीं मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या होगी, ओस्टियोप्रोसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उसकी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब उसकी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, बोन से ही कैल्शियम निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो बोन खोखली हो जाएंगी, बोन टूटेंगी ज़्यादा। दिस इज नोन एज हाइपोपैराथोराइडिज्म विच कैन लीड टू द बोन फ्रैक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जी ट्रॉमा, कोई ना कोई ओस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट के अंदर हो सकता है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी बोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, हर फ्रैक्चर में आपने ये तीनों ही डालने। इस पेशेंट के अंदर पेन हो जाती है, डिफॉर्मिटी होती है और साथ क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है। दिस इज द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ एवरी फ्रैक्चर। ठीक है, ये हर फ्रैक्चर में कोई ना कोई ये तीनों फीचर हम देखते ही देखते हैं, तो इसलिए आपने बच्चों इसको ज़रूर याद रखना है। हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है, एज ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी द फर्स्ट लाइन, विल बी द एक्सरे। एक्सरे में हमें पता चल जाएगा, लेकिन एक्सरे को कभी करने से भी पहले, एक्सरे को जब हम करते हैं तो इसमें हम रूल ऑफ 2 याद रखते हैं। रूल ऑफ 2 का मतलब ये होता है कि इसमें 2 व्यू देखते हैं, दैट इज एंटीरो पोस्टीरियर एंड द लेटरल। 2 ज्वाइंट देखते हैं, अबव और बिलो दोनों ज्वाइंट देखते हैं इस पेशेंट के। फॉर एग्जाम्पल एक बोन फीमर या फ्रैक्चर है, इसके ऊपर वाला ज्वाइंट भी देखेंगे, नीचे वाला ज्वाइंट भी देखेंगे। 2 लिम्ब करते हैं, अगर राइट फीमर फ्रैक्चर है तो हमने लेफ्ट का भी जरूर एक्सरे करना होता है। दोनों लिम्स का करते हैं और क्या करते हैं, इसको कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 2 टाइम करना होता है, 2 व्यूज, 2 टाइम, 2 लिम्ब, 2 जॉइंट, बस इसको कहते हैं बच्चों क्या, रूल ऑफ 2। और एग्जामिनर ये मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज रूल ऑफ 2। कॉम्प्लिकेशन इस पेशेंट के अंदर क्या क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन भी हमने अर्ली और लेट पे डिवाइड की, या बेसिकली आपने ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन याद रखनी होती है अकॉर्डिंग टू बुक चले ना। अब अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकते हैं, सबसे पहले लोकल की बात करते हैं। देखिए, कोई ना कोई फ्रैक्चर हुआ तो नीचे उसकी कोई ना कोई वेसल भी तो रन कर रही होगी, तो वेसल डैमेज हो जाएगी, वेस्कुलर इंजरी हो जाएगी, इंजरी होगी उस पेशेंट के अंदर, हेमरेज हो सकता है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, हिमार्थ्रोसिस उस पेशेंट के अंदर हो सकता है। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है कि उसकी वेन नर्व आर्टरी कंप्रेस करकी है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्कमैन इस्कीमिया भी बोलते हैं, कि अगले मसल्स को, अगली बोन, अगले पार्ट को वो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, निक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, गैंग्रीन स्टार्ट हो जाएंगी। दिस इज नोन एज द वॉल्कमैन इस्कीमिया एंड द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इस पेशेंट के अंदर वाउंड इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपको पता है कि अगर उसका ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली अटैक कर सकता है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो इसीलिए उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, वोंड इन्फेक्शन भी मोस्ट लाइकली देखा जा सकता है। सिस्टेमिकली क्या हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म हुई। देखें, एक बोन की ब्रेकडाउन हुई, यहाँ पे फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट होगी। जब यहाँ पे फैट डिपॉजिट होगी तो फैट टूट जाएगी, थ्रोम्बस बनेगा सबसे पहले। जब थ्रोम्बस बनेगा तो फिर थ्रोम्बस टूटेगा भी। थ्रोम्बस जब टूटता है तो किसके अंदर टूटता है, एम्बोलिज्म के अंदर टूटता है। जब एम्बोलिज्म टूटेगा तो किधर जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से रन करके या वो स्ट्रोक करवा सकता है या वो एमआई करवा सकता है। आपने बच्चों हमेशा याद रखना है। नीचे उसने ये बताया कि पल्मोनरी और वेनस हो सकता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। और क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। मैंने आपको बताया कैसे हो सकती है, एमआई वैसे ही तो ऐसे ही तो होगा। कोरोनरी आर्टरी में जाकर अगर एम्बोलिज्म आपका डिपॉजिट हो जाएगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी करवा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जी बच्चों जी, प्यारे बच्चों जी, लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होगी, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, मेल यूनियन। ठीक है, लेट कॉम्प्लिकेशन भी होगी कि आपकी जो ये बोन आपस में जुड़ती है ना, ये डिले कर जाएगी।
नॉर्मली 3 to 6 मंथ के अंदर अंदर इसने ना कंप्लीट हील होना होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम ले जाएगी डेट इंडिकेट द डिलेड यूनियन। नॉन यूनियन ये होगी कि 3 से 6 महीने के अंदर बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगी, जैसी थी वैसी की वैसी है, ठीक है। मेल यूनियन का भी मतलब ये है कि सही तरह नहीं जुड़ेगी, इरेगुलर जुड़ जाएगी, और मोस्ट लाइकली ये किसके अंदर देखा जाता है, कास्ट स्प्लिंट, जिसको हम और क्या नाम देते हैं, प्लस्टर अपनी जुबान में जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हम मेल यूनियन सबसे ज़्यादा देखते हैं। जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। मायोसाइटिस ओसिफिकेंस क्या होता है कि जब आपको पता है कैल्शियम सही तरह नहीं मिलेगा, विटामिन डी सही तरह नहीं मिलेगा, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ ज़्यादा हो जाएगी। जब ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो बोन खोखली हो जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, ओ मायोसाइटिस ओसिफिकेंस बोलते हैं। ए वेस्कुलर निक्रोसिस भी हो सकती है, अगर उसकी वेसल डैमेज हो जाएगी उस पेशेंट के अंदर। ओस्टियोमलाइटिस भी हो सकता है, और अगर बोन की वजह से हो, ओस्टियोमोलाइटिस बोन टूटने की वजह से, तो मोस्ट लाइकली अगर पूछा जाए तो स्टेफ ओरियस इसमें बैक्टीरिया हेल्प करता है, और अगर किसी डिजीज़ के साथ एसोसिएट हो क्या आएगा तो साल्मोनेला आएगा। इसके साथ आप लिख लें जी, साल्मोनेला आपका किसके अंदर करवाता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी करवाता है। सिकल सेल एनीमिया एक पेशेंट को साथ उसके बोन के फ्रैक्चर हो रहे हैं, कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व है, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आपने वो बताना है साल्मोनेला, ठीक है। ग्रोथ डिस्टर्बेंस भी हो जाएगी उस पेशेंट के अंदर, गैंग्रीन भी हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर, मैंने आपको बताया ये मोबाइलाइजिंग नहीं होगी उसकी सही तरह, बोन ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर, सारी वही। फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम मैंने बता दिया कैसे हो सकता है, बर्न, अगर उसकी वो स्किन डैमेज है तो थर्मल बर्न में इंडिकेट करेंगे। ट्रैक्शन करनी है इस पेशेंट के अंदर, ट्रैक्शन बच्चों क्या होता है कि किसी बोन को खींच के उसको उसकी नॉर्मल पोजीशन पर लाना, दिस इज नोन एज ट्रैक्शन, ये भी आपने इसके अंदर याद रखना। अब बात करते हैं जी किसकी, मेल यूनियन, नॉन यूनियन एंड द डिलेड यूनियन। अब मेल यूनियन का मतलब ये होता है 3 से 6 महीने में आपकी बोन सही तरह अभी स्लो हील कर रही है, प्रॉपर नहीं जुड़ी, दिस इज नोन एज द मेल यूनियन। नॉन यूनियन ये होता है कि आपकी बोन जुड़ी ही कोई नहीं, और डिलेड यूनियन का मतलब ये होता है कि काफ़ी स्लो जुड़ रही है। नॉन यूनियन का मतलब सही तरह जुड़ी नहीं 3 से 6 महीनों में। मेल यूनियन ये होता है कि आपकी सही तरह नहीं जुड़ी, अनसेटिस्फैक्ट्री पोजीशन के अंदर बोन जुड़ रही है। डिलेड यूनियन का मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही, बोन हील कर रही है। अब देखें इसकी वजह से क्या हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, ब्लड सप्लाई इंपेयर हो सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, इंटरपोजिशन हो सकती है किसकी, जॉइंट्स की, ठीक है। ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट बस इसमें पॉइंट याद रखते, कोई भी नहीं पूछता, ये ओवरऑल सबके जनरल सिम्टम है। प्रेजेंटेशन पेशेंट की वही मैंने आपको बताया है, 3 पे आपने पॉइंट याद रखना, पेन, डिफॉर्मिटी और डिसफंक्शन, इसमें भी आपने वही लिखना है, ठीक है। यही सिर्फ एग्जामिनर आपसे सुनना चाहता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एज ऑलवेज वी हैव टू गो विद द एक्सरे, आपने बात ये याद रखनी है। मैनेजमेंट अगर तो डिलेड, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे उसने बात कर दी है डिलेड यूनियन की, तो एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट देखेंगे जी, उसका कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे, विटामिन डी का लेवल बॉडी में चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। लेकिन मेल यूनियन वाले पेशेंट के अंदर पता बच्चा क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर क्या होता है, स्प्लिंट कास्ट हम यूज़ करते हैं ना, उसकी वजह से बोन सही तरह जुड़ती नहीं है। तो मेल यूनियन के अंदर अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन के अंदर जुड़ जाती है ना, तो हम इस पेशेंट के अंदर फिर ओपन सर्जरी करते हैं। ओपन सर्जरी करके हम उसमें क्या करते हैं जी, इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। अब इंटरनल फिक्सेशन ये होती है कि उसमें कोई ना कोई रॉड डाल दिया, नेल डाल दिया, या उसको क्या कर दिया, स्क्रू लगा दिए, बस इसको हम बोलते हैं जी इंटरनल फिक्सेशन, बस आपने ये याद रखनी है। कॉस्मेटिक रीजन की वजह से मोस्ट लाइकली ये लोग करवाते हैं। नॉन यूनियन में ये होती है कि आपने उसकी क्या करनी है कि फ्रैक्चर अगर सही तरह आपका जुड़े ना, आपका गैप ज़्यादा बोन के अंदर, तो आपने बोन ग्राफ्टिंग कर देनी है। बोन ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि इलियक क्रेस्ट और फिब्यूला से ना पार्ट लेके बोन कर वहाँ पे आपने क्या करना है, लगा देना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोन क्या करेगी, हील करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट करना है तो एज ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट में आपने ATLS को फॉलो करना है, एडवांस ट्रॉमेटिक लाइफ सपोर्ट को फॉलो करना। पेशेंट आपके पास आएगा, आपने उसकी ABCD देखना है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिफॉर्मिटीज़ वगैरह देखनी है, एयरवे क्लीन करना है उसका, फिर ब्रीदिंग सर्कुलेशन ठीक करनी है आपने पेशेंट की, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी डिफॉर्मिटी को क्या करना है, रूल आउट करना है। साथ ही पेशेंट को आपने एनाल्जेसिक दे देना पेन के लिए, और एंटीबायोटिक और टेटनस क्या लगाना है, प्रोफाइलैक्सिस लिए पेशेंट के अंदर दे देना है। अब हमारा जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है फ्रैक्चर का, वो क्या करना है, रिडक्शन करना, क्लोज रिडक्शन या ओपन रिडक्शन करना, या फिक्सेशन कर देना, या रिहेबिलेशन कर देना। रिडक्शन में क्लोज और ओपन होती है। क्लोज का मतलब ये है कि आपने बोन को मतलब कि खोलना नहीं है, सर्जिकली ट्रीट नहीं करना, बाहर से ही आपने कास्ट वगैरह लगा के या ट्रैक्शन खींच के बोन को, उसके ऊपर आपने क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के, ये जो लगाते हैं मोस्ट लाइकली
ये इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, इसको लगा के ठीक कर देना है। ओपन रिडक्शन में बच्चों आपने ये करना है कि आपने इसकी इंटरनल फिक्सेशन करनी है, आपने इसके अंदर नेल डालने, आपने इसके अंदर क्या करना है, स्क्रू लगा के इसको क्या करना है, ठीक करना होता है। ठीक है, उसने कहा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम ओपन रिडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ओपन फ्रैक्चर, जो मतलब डैमेज होगा और क्या हो गई है, सामने से स्किन डैमेज हो गई है फ्रैक्चर के बाद, आपने उसके अंदर मोस्ट लाइकली ओपन रिडक्शन करनी है। और क्या करना है कि जब जहाँ पे क्लोज रिडक्शन फेल हो गई हो, जहाँ पे आपका प्लास्टर काम नहीं कर रहा, आपने 3 महीने से लगाया, मेल यूनियन का पेशेंट आ गया, डिलेड यूनियन का आ गया, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, इंटरनल फिक्सेशन ही करनी है। ठीक है, ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसने पूछा जी हम रिडक्शन क्यों करते हैं, ताकि बोन को उसकी नॉर्मल जगह पे ले आएं और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हील होने दें। ठीक है, उसने सिर्फ यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा है अब इसको स्टेबलाइज करना, फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हम इसमें स्प्लिंट भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल फिक्सेटर भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल फिक्सेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले स्प्लिंट और कास्ट का मतलब क्या होता है कि आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देना। सबसे पहले इसमें यह देखना कि ओपन फ्रैक्चर तो नहीं है। ओपन फ्रैक्चर के अंदर आपको पता है कि हम उसमें ये नहीं लगा सकते, पहले इसको हील करते हैं प्रॉपर बाहर वाले ज़ख्म को, ताकि इन्फेक्शन ना हो सके उस पेशेंट के अंदर, फिर करते हैं। अगर किसी का ओपन फ्रैक्चर है तो मोस्ट लाइकली हम उसमें इंटरनल फिक्सेशन ही करते हैं, ये स्प्लिंट वगैरह ही लगाते हैं, कास्ट वगैरह ही इस पेशेंट के अंदर लगाते हैं। लेकिन कास्ट लगाने से पहले आपने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखनी है कि इस पेशेंट को हमने कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं होने देना। जब आप किसी पेशेंट को कास्ट लगाते हो ना, प्लास्टर लगाते हो, तो आपके वो जो नीचे वेन आर्टरी नर्व है वो उसको कंप्रेस कर देता है। जब वेन आर्टरी नर्व कंप्रेस कर देगा तो अगले पार्ट को सही तरह ब्लड सप्लाई भी नहीं मिलेगी, आपकी वेनस सप्लाई भी नहीं मिलेगी। जब वे ब्लड और वेनस सप्लाई दोनों नहीं मिलेगी तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, वो निक्रोसिस की तरफ अगला स्ट्रक्चर जाना स्टार्ट कर देगा। वहाँ पे पहले सबसे पहले ड्राई गैंग्रीन बनेगा, ड्राई के बाद वहाँ पे कौन सा बनेगा, वेट गैंग्रीन बनेगा। ये ना हो अगर उसकी फॉर एग्जांपल टांग पे फ्रैक्चर हुआ तो उसकी टांग ही काटनी पड़े। ठीक है, ये आपने हर चीज़ को रूल आउट करना है कंपार्टमेंट सिंड्रोम को बचाने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल किसी को कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो ही गया, अगर वो आपसे पूछ लें व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, देन वी हैव टू गो विद फिशियोटमी करनी होती है। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। समझ आ गई। उसके बाद हमने इसके क्या, इसने कहा जी एडवांटेजेस क्या है इसके, ये है कि हमारा जो वूंड है वो एक्सपोज नहीं होता सही तरह, ये ज़्यादा सस्ता है, एडजस्टेबल है और इसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है। दैट इज़ नॉट वर्तेबल एज आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में क्या हो सकता है कि आपको पता है सही तरह उसकी मूवमेंट नहीं होगी, इस पेशेंट के अंदर कॉम्बर स्टोन होगा इसके अंदर क्या, और क्या हो सकता है, पुअर मैकेनिकली इंस्टेबिलिटी होगी और प्लास्टर डिजीज़ भी इस पेशेंट के अंदर हो सकती है। और यहाँ पे बच्चों लिख ले मोस्ट लाइकली जो उसने मिस कर दिया, पीछे बता दिया बेसिकली, कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। ठीक है, ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, वही खींच के उसको सीधा कर देना। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लेना, एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई वॉन्ड इंजरी नहीं होगी इस पेशेंट के, चीप मटेरियल एडजस्टेबल है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो रिस्ट्रिक्ट कर देगा मोबिलिटी की पेशेंट की, पेन साइट इन्फेक्शन भी हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। ये देखें ये बच्चों, ये ट्रैक्शन दे रहा है पेशेंट को। ठीक है, उसकी बोन सीधी कर रहा है, अपनी जगह पे ला रहा है। इंटरनल फिक्सेशन में होता है कि 3 मेथड होते हैं बच्चों इसके, अनस्टेबल फ्रैक्चर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके तीन इसके पास मेथड होते हैं। एक होता है स्क्रू और प्लेट लगा देना, हमने ये भी एग्जामिनर पूछता है। के वायर, ये तो उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। और इंटरमेडुलरी नेल, ये आपने याद रखने हैं। स्क्रू और प्लेट हम किस बोन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये जो मेल्योलाई होते हैं ना, लेटरल और मीडियल, कहाँ पे होते हैं बेसिकली, ये हमारे किस बोन के ऊपर होते हैं, फिब्यूला वाली बोन के ऊपर। ठीक है, आपने वहाँ पे इसको याद रखना है, ये वहाँ पे मोस्ट लाइकली होते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। कोंडाइल्स होते हैं वहाँ पे, सुपर पे कोंडाइल्स हो गए दोनों, वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने साइज़ होते हैं, शेप होती हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। इसके एडवांटेजेस भी फिर आपने सारे याद रखने। इसके एडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि रिडक्शन इसकी रिक्वायर्ड होती है, अर्ली मोबिलाइजेशन हो जाती है इसके अंदर भी, इमोबिलिटी के चांसेस कम होते हैं इस पेशेंट के अंदर। डिसएडवांटेजेस ये होती है कि इंटरफेयर करता है फ्रैक्चर साइड के साथ, लोड बेरिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है इस पेशेंट के अंदर, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं इस पेशेंट के अंदर, मेटल वर्क कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। बच्चों ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2 से 3 बस आप जो मेन है वो याद रख लीजिएगा। एक होती है कपड़डंजी वायर, ये देखिए कपड़डंजी वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों में मोस्ट लाइकली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अभी ग्रोथ होनी होती है
है, अगर फॉर एग्जांपल हम उनमें के वो डाल दें, स्क्रू डाल दें और नेल डाल दें, तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो क्या कर देगी, इम्पेयर कर देगी। इसीलिए हम उसमें हम वायर डालते हैं ताकि उनकी जो ग्रोथ फेज़ है, वो ग्रोथ प्लेट है, वो डैमेज ना हो और उनकी बोन क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। ठीक है, आपने याद रखना है कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। सुप्राकॉन्डालर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस में यूज़ हो सकते हैं, फ्रैक्चर पे हो सकते हैं और ओलिक्रोन प्रोसेस पे हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने क्या करना है, याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। अब है जी नेल। नेल किस पेशेंट के अंदर डालते हैं? नेल जो हम एज यूजुअल अपनी ज़ुबान में वो यूज़ करते हैं वर्ड रॉड का जो यूज़ करते हैं, ठीक है, सिक्योर रॉड का। ये तब करते हैं जब मेडुलरी कैविटी बोन की डैमेज हो जाए। ओल्ड एज वाले पेशेंट के अंदर करते हैं, मतलब कि लाइक 30-40s में जाके करते हैं, बच्चों में ये नहीं करते। ठीक है, ये इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं जी, ये मिनिमली इन्वेसिव है, जल्दी बंदा अपना वो वेट बेयर करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं होती रिमूवल की, सारी ज़िंदगी भी साथ चल जाता है। डिसएडवांटेजेस इसकी यही हो सकती हैं, फैट एम्बोलिज्म हो सकता है और इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर में क्या हो सकता है बच्चों, ये दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट वन। मतलब कि एक्सटर्नल फिक्सेटर का मैं आपको एक पिक्चर में दिखा देता हूँ। दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल फिक्सेटर। बाहर से कास्ट लगा के उसके बोन के अंदर ये सीधा ये लगा देते हैं, जो भी उन्होंने अपनी मशीनरी वो लगाई हुई है, ताकि जो उसकी जो बोन है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, फ्रैक्चर वाली साइड पे दिस इज़ वेरी पेनफुल। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने ज़रूर याद रखने हैं। इसकी इंडिकेशन क्या होती है कि जब हमें इमरजेंसी लॉन्ग बोन में की फ्रैक्चर हो तब इसके अंदर लगा सकते हैं, या ओपन फ्रैक्चर हो तब ये यूज़ कर सकते हैं, या इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा हो, पेशेंट में डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर हम ये कर सकते हैं, या बोन ज़्यादा लॉस होगी, ज़्यादा फ्रैक्चर हो, फिर हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, नो इंटरफेरेंस विद द फ्रैक्चर साइट, एडजस्टेबल है इजीली। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज फॉर द प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ईजी टू रिमूव दिस वन। बस इसके डिसएडवांटेजेस यही हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस पेशेंट के अंदर ज़्यादा होते हैं और कम्बर स्टोन फॉर द पेशेंट ये भी हो सकता है। प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर में भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर अब देखते हैं जो सूटेबल है फॉर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। ऐसे कौन से फ्रैक्चर हैं जिनके हम ऑपरेट ना भी करें तो गुजारा हो सकता है? इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो क्लेविकल है। क्लेविकल के भी मीडियल 2/3 ये आपने याद रखना है। अगर लेटरल 2/3 हुआ तो बच्चों आपने उसमें सर्जरी करनी ही करनी है। ठीक है, वो आगे जाके जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपर लिम्ब का फ्रैक्चर, मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर क्यों करनी है आपने। ठीक है, मीडियल 1/3 पे 2/3 पे नहीं करनी, लेटरल 1/3 पे करनी ही करनी है। और जिसके अंदर स्कैपुला का फ्रैक्चर हो तो आप खुद ही हील कर जाता है, उसको आपने नहीं छेड़ना। अल्ना का फ्रैक्चर है वो भी नहीं छेड़ना आपने। स्केफाइड बोन का फ्रैक्चर है ये भी नहीं छेड़ना। आपने यहाँ पे लिख लें कि इसके अंदर ए वेस्कुलर निक्रोसिस होती है, ये भी कल बताऊंगा कि क्यों होती है। ये एमसीक्यूज आता है कि बॉडी में ए वेस्कुलर निक्रोसिस किधर किधर होती है। फ्लेंजिलिन आपका फ्रैक्चर है वहाँ पे भी नहीं आपने इसको छेड़ना। फेब्युलर का फ्रैक्चर है उसको भी नहीं छेड़ना आपने। मतलब 3 से 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनके हम अगर ना भी करें, करनी ज़रूर है, अगर ना भी करें तो वो इटसेल्फ खुद ही ठीक हो सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि फ्रैक्चर विच आर अनसूटेबल फॉर द नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जो अनसूटेबल है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए, वो ओपन फ्रैक्चर हो सकता है, या उसका जो पहले वाला ट्रीटमेंट है वो सही नहीं हुआ वो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है कि जॉइंट के दरमियान में फ्रैक्चर होगा, उसको हम इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। और बच्चों इसका हमेशा याद रखना, ओपन रिडक्शन आपने क्लोज पे नहीं छोड़ना, बोन कभी भी नहीं जुड़ेगी। ठीक है, ये आपने याद रखना। मेल यूनियन, ये नॉन यूनियन वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वाले पेशेंट के अंदर जिसकी ग्रोथ प्लेट इंजर होगी उसके अंदर भी आपने सर्जरीज करनी ही करनी है। ये नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है। ठीक है, इनके जो आप नॉन ऑपरेटिव अनस्टेबल उसके लिए यूज़ कर सकते हो। जो इसने क्या कहा है कि ये वो फ्रैक्चर हैं बच्चों कि जो अनसूटेबल हैं फॉर नॉन ऑपरेटिव। मतलब इसका ये है कि इसके अंदर आपने सर्जरी करनी ही करनी होती है। अब समझ में आ गई है? चलें ठीक है, ये आपने ये इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपने ज़रूर याद रखने हैं सारे। आपने जितने भी ये इसके इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखने हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप 2 से 3 इनके याद रख लें, बाकी सारे सबके सेम ही हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लें।